नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो शुरू तो एकदम आम टीवी इंटरव्यू की तरह होती है, पर देखते ही देखते एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। हम बात कर रहे हैं गिरीश कर्नाड के मशहूर नाटक ब्रोकन इमेजेस की। बाहर से देखें तो इसमें सब कुछ बहुत परफेक्ट और सुलझा हुआ लगता है, लेकिन उस दिखावे के पर्दे के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो आपके वजूद को हिलाकर रख देगी। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ब्रोकन इमेजेस असल में है क्या। इस पूरे विश्लेषण के मूड को समझने के लिए ना टी.एस. एलियट की कविता द वेस्टलैंड की एक लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है, अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस। सोचकर देखिए, ये लाइन कितनी खूबसूरती से बताती है कि कैसे हमारी पब्लिक इमेज, यानी वो चेहरा जो हम रोज दुनिया को दिखाते हैं, और हमारे अंदर की सच्चाई, ये अक्सर टूटे हुए टुकड़ों में बटी होती है। ये पूरी कहानी इसी फ्रैगमेंटेड रियलिटी और टूटे हुए अस्तित्व के आगे पीछे घूमती है। तो चलिए सबसे पहले जरा सीन सेट करते हैं। एक मॉडर्न और थोड़ा अकेला सा टेलीविजन स्टूडियो है जहां इस कहानी का मुख्य किरदार मंजुला नायक पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठी हुई हैं। वो 2 मिलियन, जी हां, लगभग 20 लाख लोगों की एक इनविजिबल ऑडियंस को एड्रेस करने वाली हैं। इनका ये जो पब्लिक फेस है ना, ये एकदम कॉन्फिडेंट, शांत और बेहद सक्सेसफुल दिखता है। पर हमें यही तो समझना है कि इस सक्सेसफुल और शांत चेहरे के पीछे असल में कौन छिपा है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस शानदार नाटक को लिखने वाले गिरीश कर्नाड जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 1938 में जन्मे गिरीश कर्नाड को पद्मश्री, पद्मभूषण और ज्ञानपीठ अवार्ड जैसे बड़े सम्मान मिल चुके थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? वो बायलिंगुअलिज्म, यानी 2 भाषाओं के इस्तेमाल जैसे मॉडर्न मुद्दों को हमारी पर्सनल और एकेडमिक लाइफ के साथ जोड़कर बहुत ही नेचुरल ढंग से पेश करते थे। अब आते हैं उस मेन पॉइंट पर जिसने इस पूरी कहानी में तूफान ला दिया। देखिए, मंजुला नायक जिंदगी भर कन्नड़ा भाषा में शॉर्ट स्टोरीज लिखती आई थी, जबकि वो एक इंग्लिश लेक्चरर थी। लेकिन अचानक से वो लिटरेरी दुनिया को बिल्कुल हैरान कर देती हैं। उनका पहला इंग्लिश नॉवेल आता है जिसका नाम है द रिवर हैज़ नो मेमोरीज, और देखते ही देखते ये किताब एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन जाती है। लेकिन सच मानिए, इस अचानक मिली ग्लोबल सफलता ने उनकी जिंदगी में एक गहरा कल्चरल क्लैश खड़ा कर दिया। एक तरफ थी उनकी कन्नड़ा हेरिटेज, जहां उनकी वफादारी मानी जाती थी, जहां उन्होंने इतना संघर्ष किया, और दूसरी तरफ थी उनकी नई इंग्लिश सक्सेस, जहां पूरी दुनिया तक पहुंच थी और बेहिसाब पैसा था। नतीजा ये हुआ कि उनके पुराने मेंटोर्स और क्रिटिक्स उन पर आरोप लगाने लगे। उनका मानना था कि मंजुला ने इस पॉपुलैरिटी के लिए अपनी मातृभाषा कन्नड़ा को धोखा दिया है। एक तरह से उन पर बिट्रेयल, यानी गद्दारी का ठप्पा लग गया। ये आलोचना कोई छोटी मोटी नहीं थी। पंडित्स और इंटेलेक्चुअल्स यहाँ तक कहने लगे कि इंडियन राइटर्स के लिए इंग्लिश एक बेईमानी का माध्यम है। साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट जैसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने तो ओपनली कह दिया कि इंग्लिश में लिखने का एक ही मकसद होता है, पैसा कमाना और ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट की किसी साजिश का हिस्सा बनना। मंजुला पर लगातार ये अटैक हो रहा था कि उनका काम सच्चा नहीं है, बल्कि सिर्फ मुनाफा कमाने का एक जरिया बन गया है। अब इस आलोचना पर मंजुला का जो जवाब था ना, वो इस चर्चा का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। उन्होंने कन्नड़ भाषा के ही एक शब्द का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया। शब्द था अर्था। कन्नड़ में अर्था के 2 मतलब होते हैं। पहला मीनिंग यानी अर्थ या भाव, और दूसरा मनी यानी पैसा। एक कन्नड़ कहावत का हवाला देते हुए वो बड़ी बखूबी पॉइंट आउट करती हैं कि एक सही मायने में अर्थपूर्ण जवाब वही है जिसमें पैसा, शोहरत और पावर भी शामिल हो। एक ही झटके में वो इन सारी आलोचनाओं को जेलसी कहकर पूरी तरह डिसमिस कर देती हैं। इस इंटेलेक्चुअल बहस के बाद मंजुला अपनी किताब के एक बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव टॉपिक पर आती हैं। लोग लगातार उनसे पूछते थे कि एक हेल्दी और एक्टिव औरत ने एक फिजिकली डिसेबल्ड किरदार की इतनी डीप और इमोशनल कहानी आखिर कैसे लिख दी। तो इसका जवाब उनकी अपनी जिंदगी के एक दर्दनाक हिस्से में छिपा था। मंजुला बताती हैं कि इस कहानी की असली प्रेरणा कोई और नहीं, उनकी अपनी छोटी बहन मालिनी थी, जिसकी उन्होंने सालों तक बेइंतहा देखभाल की। मालिनी की सच्चाई वाकई बेहद दर्दनाक थी। वो जन्म से ही फिजिकली चैलेंज्ड थीं। मेनिंगोमाइलोसील नाम की एक बीमारी की वजह से उनका निचला हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज्ड था और वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहती थीं। मंजुला ऑडियंस के सामने एक नैरेटिव रखती हैं जिसमें वो बताती हैं कि कैसे जयनगर के अपने घर में उन्होंने लगातार 6 साल तक अपनी इस बहन की सेवा की। और सबसे दुखद बात ये रही कि इस किताब के रिलीज होने से कुछ ही वक्त पहले मालिनी की मौत हो गई।
ये सुनकर टीवी ऑडियंस इस महान और त्यागी बहन की कहानी से बिल्कुल कनेक्ट कर लेती है। अपने इस पब्लिक इंटरव्यू में मंजुला अपनी इस सफलता का थोड़ा क्रेडिट एक और शख्स को देती हैं, और वो हैं उनके पति प्रमोद मूर्ति। मंजुला सबको बताती हैं कि जब वो इंग्लिश नॉवल लिखते हुए अटक जाती थीं, जब उन्हें लगता था कि वो फेल हो रही हैं, तब प्रमोद ही थे जिन्होंने उन्हें हार मानने नहीं दिया। यहाँ तक तो लगता है कि बस सब कुछ एकदम नॉर्मल, आइडियल टेलीविजन इंटरव्यू जैसा ही चल रहा है ना? पर अब यहाँ इस कहानी में आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। जरा सोचकर देखिए, जब कैमरा बंद होता है तब क्या होता है? टेलीविजन ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाता है, स्टूडियो की वो रिकॉर्डिंग वाली लाल लाइट बंद होती है, और उस रेड लाइट के बंद होते ही अचानक मंजुला के चेहरे से वो कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल राइटर वाली मुस्कुराहट पूरी तरह गायब हो जाती है। वो एक लंबी सांस लेती है, ये सोचकर कि चलो पर्दा गिर चुका है और अब वो स्टूडियो में बिल्कुल अकेली है। और तभी एक ऐसी घटना घटती है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। स्टूडियो की स्क्रीन पर शेड्यूल टेलीफिल्म चलनी चाहिए थी, पर स्क्रीन ब्लैंक नहीं होती। उसके बजाय टीवी स्क्रीन पर मंजुला का खुद का ही चेहरा, उनकी अपनी टेलीवाइज्ड इमेज अचानक जिंदा हो उठती है और उन्हें स्टूडियो छोड़ने से रोकते हुए आवाज लगाती है, वेयर यू गोइंग? ये सुनकर मंजुला फ्रीज हो जाती है। ये कोई आम टेक्निकल खराबी या ब्रॉडकास्टिंग एरर नहीं था। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ रियल मंजुला खड़ी है, पूरी तरह से हड़बड़ाई हुई, घबराई हुई और बहुत ही डिफेंसिव, जबकि दूसरी तरफ स्क्रीन पर उनकी खुद की इमेज आराम से बैठी हुई है, एकदम शांत और लगातार उनकी आत्मा को झकझोरने वाले सवाल पूछ रही है। मंजुला को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि उसका सामना किसी ग्लिच से नहीं, बल्कि अपने खुद के दबा कर रखे हुए निर्मम सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है। और इन सवाल जवाबों के बीच उनकी आइडेंटिटी की पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाती हैं। जब मंजुला घबराकर उस स्क्रीन से पूछती है, हु आर यू, तो वो इमेज बहुत ही शांति से जवाब देती है, मी, यू। ये इमेज बड़ी ही बेरहमी से मंजुला की उस केयरफुली रिहर्स स्पीच और उसके बनावटी पब्लिक चरित्र को एक एक परत करके उधेड़ना शुरू कर देती है। ये साफ कर देती है कि जो दुनिया को थोड़ी देर पहले दिखाया गया था, वो बस एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और कुछ नहीं। अब जब ये परतें उधड़ती हैं ना, तो ऐसी छिपी हुई सच्चाइयां सामने आती हैं जो पूरी कहानी पलट देती हैं। बहन के उस पब्लिक प्यार के पर्दे के पीछे एक सदियों पुरानी जेलसी छिपी थी। असलियत ये थी कि डिसेबल्ड होने के बावजूद मालिनी ज्यादा खूबसूरत थी और पढ़ाई में कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट थी। वो माँ बाप की पूरी दुनिया का सेंटर थी और एक बड़े आलीशान कोरमंगला के घर में रहती थी, जबकि मंजुला ने जिंदगी भर अपने ही परिवार में खुद को एक सेकंड बेस्ट बच्चे की तरह महसूस किया था। ये आपस की जलन और मुकाबला सिर्फ घर तक सीमित नहीं था, ये भाषा और जगह के मामले में भी बढ़ चुका था। एक तरफ मंजुला की दुनिया थी, कन्नड़ भाषा और जयानगर का एक आम सा घर। कन्नड़ा उनकी वो पर्सनल जगह थी जिसे उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए पकड़कर रखा था। और दूसरी तरफ थी मालिनी की दुनिया, इंग्लिश। मालिनी का तो पूरा वजूद ही वेस्टर्न और इंग्लिश लिटरेचर में डूबा हुआ था। दोनों बहनों के बीच की ये खाई इन भाषाओं के जरिए ही उभरकर सामने आती है। अब ये चर्चा हमें इस कहानी के सबसे डार्क और भयानक सवाल की तरफ ले जाती है। एक बार गौर कीजिए, अगर ये इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर नॉवल अचानक से इंग्लिश में निकलकर सामने आई, जिसमें मंजुला का पहले कोई होल्ड नहीं था, तो वो आवाज़ असल में किसकी थी? ये स्क्रीन वाली इमेज इस शक को पूरी तरह जन्म देती है कि क्या सच में मंजुला ने वो नॉवल लिखा था, या फिर उसने अपनी उस गुजर चुकी बहन मालिनी की जीनियस, उसके थॉट्स और उसकी पूरी आइडेंटिटी को ही चुरा लिया था। और दोस्तों, ये आखिर में हमें इस बहुत ही ज़रूरी विचार पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में, जहां हम सब अपनी एक क्यूरेटेड, बनावटी इमेज बनाते हैं, वहां सच्चा आईना आखिर कौन सा है? हमारा वो चेहरा जो चमकता हुआ दुनिया को दिखता है, या वो अंदर की टूटी हुई तस्वीर और गिल्ट जो हम सबसे छुपाते हैं? गिरीश कर्नाड का ये शानदार नाटक हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि किसी भी सफलता की आखिर हमारी प्राइवेट लाइफ में क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इस सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। इन टूटे हुए आईनों के बीच सच को ढूंढने की कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए।